विद्यार्थियों, स्वागत है आपका प्रकाश क्लासेस में। मैं रविंद्र गंगवार एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। जानकारी ये है कि यूपी बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 इसमें जो हमारी विज्ञापन जारी हुआ था वो 1 फरवरी को हुआ था और हमारे जो रजिस्ट्रेशन प्रारंभ हुए थे वो 10 फरवरी से हो गए हैं। अब इस रजिस्ट्रेशन की जो लास्ट डेट थी वो 10 मार्च थी, अब इसे बढ़ा के 5 अप्रैल तक कर दिया गया है। तो इसमें क्या क्या परिवर्तन हुआ है? ऑनलाइन आवेदन अब आप कर सकते हैं 5 अप्रैल तक। अगर आप बगैर लेट फीस के आवेदन प्रारंभ करना चाहते हैं तो 5 अप्रैल तक आप जो है आवेदन कर दीजिएगा। और इसके बाद आप पर विलंब शुल्क लगेगा। विलंब शुल्क लगभग 600 रुपये है। तो 600 रुपये बचाने के लिए आप 5 अप्रैल से जल्द आज कल में अपना आवेदन, जो लोग रह गए हैं हमारे विद्यार्थी, वो 5 अप्रैल तक अवश्य अपना आवेदन कर दें। इसके बाद में अगर कोई छूट जाता है तो 10 अप्रैल तक विलंब शुल्क के साथ आवेदन होगा और प्रवेश पत्र जारी होंगे 13 अप्रैल को। यानी 10 अप्रैल तक आवेदन लिए जाएंगे और 13 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी होंगे। परीक्षा तिथि आपकी 24 अप्रैल है। अब बहुत सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे, सर 24 अप्रैल में क्या एग्ज़ाम हो जाएगा? तो संभवतः मान लीजिएगा ये एग्ज़ाम होना बहुत मुश्किल है, क्योंकि 10 अप्रैल तक आपकी डेट बढ़ा के ये 10 अप्रैल तक कर दी गई है आवेदन लेने की। तो 13 अप्रैल को प्रवेश पत्र जारी होना बहुत मुश्किल है। तो डेट तो आगे बढ़ेगी, लगभग 1 महीना मान लीजिएगा। लेकिन अपनी आप तैयारी रखें। बाई चांस अगर कहीं उन्होंने 24 अप्रैल को ही करा ली तो आपको एग्ज़ाम देना होगा। तो इसलिए अपनी तैयारी पूरी रखें। 24 अप्रैल के हिसाब से तैयारी करें। अगर डेट आगे बढ़ जाती है तो आपको समय मिल जाएगा तैयारी का और अच्छे मार्क्स आप ला सकते हैं। अभी हम बात करेंगे कि अच्छे मार्क्स कैसे लाएं और फिर क्या क्या पाठ्यक्रम है हमारा बीएड प्रवेश परीक्षा का, इस पर हम चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 24 अप्रैल जो हमारी परीक्षा तिथि है, तो हो सकता है इसकी डेट आगे बढ़ जाए। परिणाम जारी करने की इन्होंने डेट दी है 30 मई और काउंसलिंग की तिथि दी है 1 से 25 जून। अगर हमारी परीक्षा मान लो लगभग 1 महीने आगे बढ़ जाती है तो ये सारा शेड्यूल 1 महीने आगे बढ़ जाएगा। जो हमारी काउंसलिंग की डेट है 1 से 5 जून, वो हमारी जुलाई में पहुंच जाएगी। और आवेदन का जो शुल्क है वो कितना है? जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस इनका है, सबका है 1400 रुपये, 1400 रुपये। चाहे वो दूसरे राज्य का है उसका भी फ़ी है 1400 रुपये। और जो SC ST के कैंडिडेट हैं उनकी फ़ी है 700 रुपये। और विलंब शुल्क के साथ भाई इसका 600 रुपये बढ़ जाएगा और इसका 300 रुपये बढ़ जाएगा। तो 300 या 600 रुपये बचाने के लिए अपना 5 अप्रैल तक आवेदन ज़रूर कर दें। दूसरी चीज़ है, अगर आपको इसकी और विस्तृत जानकारी चाहिए तो ये वेबसाइट दी हुई है www.bu बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी.ac.in। इस पर आपको ये पूरी जानकारी मिल जाएगी। ये आपकी आधिकारिक जो है वेबसाइट है, ठीक है। ये एग्ज़ाम कौन करा रहा है? बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी करा रहा है। इस बार टोटल हमारे 16 विश्वविद्यालय हैं यूपी में, उसमें से अब की बार जिम्मेदारी दी गई है बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी को। जैसा कि पिछले 2022 में ये एग्ज़ाम कंडक्ट कराया था MJP रोहिलखंड विश्वविद्यालय बरेली ने, इस बार बुंदेलखंड विश्वविद्यालय झांसी कराएगा। अब इसमें योग्यता क्या है फार्म भरने की और वो सारी चीज़ें क्या हैं, तो इस पर डिस्कशन करेंगे। वही आपका UG चाहिए। UG का मतलब स्नातक चाहिए आपको, स्नातक 50% से। अगर जनरल और OBC के कैंडिडेट हैं तो आपका 50% चाहिए आपको। अगर SC या ST के कैंडिडेट हैं तो आपका 45% आपको चाहिए। अगर मान लीजिएगा कोई किसी बच्चे के स्नातक में 50% नहीं है तो अगर उसने PG कर लिया है, यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन कर लिया है, MA या MSc कर लिया, तो उसमें उसके 50% मार्क्स जरूरी होने चाहिए। अगर कोई इंजीनियरिंग का कोर्स किया हुआ है, BTech वगैरह, तो उसके 55% मार्क्स होना चाहिए UG में, स्नातक में। तो इसकी योग्यताएं हैं, तो इस हिसाब से आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। एक आप लोगों ने पूछा था एपियर वाले, तो एपियर वाले सारे स्टूडेंट्स फार्म जो है अप्लाई कर सकते हैं। जब उनका रिजल्ट आ जाएगा उसके बाद उनकी काउंसलिंग हो जाएगी और एडमिशन उन्हें मिल जाएगा, ठीक है। तो ये था। अब इस पर हम चर्चा करते हैं कि पेपर कैसा आएगा, प्रश्न पत्र कैसा आएगा और कितने पेपर आएंगे, कितने मार्क्स होंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, हम इस पर चर्चा अभी करते हैं। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि परीक्षा का पैटर्न क्या होगा। परीक्षा का पैटर्न क्या होगा, तो हम इस पर बात कर लेते हैं। अभी हमने जो मोटी मोटी बातें आपको बता दी थी, इसके बाद में परीक्षा का पैटर्न जो होगा, इसमें आपके प्रश्न पत्र कितने होंगे? प्रश्न पत्र, ठीक, आपके 2 प्रश्न पत्र होंगे। प्रश्न पत्र कितने होंगे? 2। अब हम पहले प्रश्न पत्र की बात कर लेते हैं। प्रश्न पत्र प्रथम, फर्स्ट, ठीक। प्रश्न पत्र
प्रथम। आपके कितने प्रश्न होंगे इसमें? इसमें आपके होंगे 100 प्रश्न, 100 प्रश्न होंगे। पहला प्रश्न पत्र होगा, इसमें आपके 100 प्रश्न होंगे। और ये 100 प्रश्न में आपके कौन कौन से विषय होंगे इसमें देख लीजिएगा। एक होगा हमारा सामान्य ज्ञान, सामान्य ज्ञान, और दूसरा आपका विषय होगा हिंदी या इंग्लिश, हिंदी या अंग्रेजी, हिंदी या अंग्रेजी। 50 प्रश्न इसके होंगे और 50 प्रश्न इसके होंगे। ये 50 प्रश्न होंगे और ये 50 प्रश्न होंगे। ठीक। अगर अंक की हम बात करें कि कितने अंक के होंगे, तो ये आपके 100 प्रश्न हैं, ये 200 अंक के होंगे, 200 अंक के होंगे। ठीक है ना। प्रश्न कितने होंगे? 100 होंगे, 50 इसके और 50 सामान्य ज्ञान के, 50 हिंदी या अंग्रेजी के। जिस आप भाषा का चयन करेंगे उसके होंगे। अगर आप अंग्रेजी भाषा का चयन करेंगे तो अंग्रेजी के 50 मिलेंगे करने हैं आपको। अगर हिंदी भाषा का चयन करेंगे तो हिंदी के 50 प्रश्न आपको करने हैं। तो ये टोटल आपके प्रश्न हो गए 100 और नंबर हो गए 200। अब इसमें हम क्या करते हैं कि पेपर का समय कितना होगा, तो समय होगा आपका 3 घंटा। पेपर का जो समय होगा वो होगा 3 घंटा। 3 घंटे का आपको समय मिलेगा। इसमें 2 विषय हैं, सामान्य ज्ञान, हिंदी या अंग्रेजी, और टोटल आपको समय मिलेगा 3 घंटे का। प्रश्न पत्र अगर हम दूसरे की बात कर लेते हैं, प्रश्न पत्र सेकेंड, द्वितीय प्रश्न पत्र, ये भी आपका 100 प्रश्न होंगे। इसमें 100 प्रश्न होंगे। इसमें आपका होगा रीजनिंग प्लस विषय, आपका रीजनिंग और विषय। विषय का मतलब है जैसे आप अगर साइंस के स्टूडेंट्स हैं, जो स्टूडेंट्स हमारे साइंस के हैं, विज्ञान वर्ग के हैं, विज्ञान वर्ग के हैं, उनके लिए होगा गणित प्लस विज्ञान। ये आपके प्रश्न गणित और विज्ञान के होंगे। और रीजनिंग आपको पता ही है। और जो हमारे अगर कला वर्ग के हैं, कला वर्ग, उसमें आपके कला वर्ग के सारे विषय होंगे, जैसे इतिहास है, भूगोल है, अर्थशास्त्र है, ठीक है, राजनीतिक शास्त्र है। ये आपके सारे विषय होंगे अगर कोई कला वर्ग का है। अब विज्ञान वर्ग में किसे शामिल किया जाता है ये हम क्लियर कर दें। विज्ञान वर्ग, विज्ञान वर्ग में कौन कौन से स्टूडेंट्स आते हैं? एक तो वह हैं जिन्होंने बीएससी की हुई है। अब बीएससी किस सब्जेक्ट से? बीएससी या तो उसकी जेडपीसीएम है, जेडवीसी है और एजी है। एग्रीकल्चर से अगर बीएससी की है तो वो सब विज्ञान वर्ग में आते हैं। आपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ से बीएससी की, या जूलॉजी, बॉटनी और केमिस्ट्री से बीएससी की, या फिर आपने एग्रीकल्चर से बीएससी की, तो आपका साइंस वर्ग में गिना जाएगा। इसके बाद कला वर्ग में कौन आएगा? कला वर्ग, इस पर हम बात कर लेते हैं। तो जिसने भी बीए किया है, बीए का मतलब है, और दूसरा बीकॉम किया है, ये 2 डिग्री जिसने ली हैं वो आपकी कला वर्ग में आएंगे, बीकॉम और बीए। ठीक है। अब बीए आप किसी भी सब्जेक्ट से किया हो वो बीए ही कहलाएगा। अगर मैथमेटिक्स भी आपने बीए में लिया है तो आपका बीए ही बोला जाएगा, और वो आप कला वर्ग में आएंगे। और कला वर्ग में जब आएंगे तो आपको ये सारे विषय मिलेंगे। ठीक है। बीकॉम किया है तब भी आप कला वर्ग में आप काउंट किए जाएंगे। अब बात आती है कि अगर आपने किया है, मान लीजिएगा बीएससी होम साइंस, ठीक है, बीएससी होम साइंस, ये एक ऐसा विषय है कि कला वाले में चाहे अप्लाई करें या फिर आर्ट वाले में अप्लाई करें, तो ये आप पे डिपेंड करता है। आप कला विज्ञान दोनों में से किसी में भी अप्लाई कर दें, आपका फार्म जो है रिजेक्ट नहीं होगा और आपको एग्जाम देने को मिलेगा। लेकिन अगर विज्ञान वर्ग में आप अप्लाई करेंगे तो आपकी काउंसलिंग विज्ञान वर्ग के हिसाब से होगी, जिसकी सीटें कम होती हैं। और कला वर्ग में आप अप्लाई करेंगे तो आपकी काउंसलिंग कला वर्ग के हिसाब से होगी। ठीक है, इसमें सीट्स ज़्यादा होती हैं। अब ये हमारा हो गया पेपर का पैटर्न। अब हम बात कर लेते हैं नेगेटिव मार्किंग की। इसमें नेगेटिव मार्किंग है क्या? नेगेटिव मार्किंग, नेगेटिव मार्किंग, तो नेगेटिव मार्किंग इसमें है। ठीक, नेगेटिव मार्किंग है 1/3, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग है। अगर आप 3 प्रश्न गलत कर देते हैं तो आपका एक सही प्रश्न काट लिया जाएगा।
तो तभी कभी कभी इसमें क्या होता है, बहुत सारे बच्चे सही कम करते हैं और गलत ज़्यादा कर देते हैं कि तुक्का लगा दो सही हो जाएगा तो ठीक है। तो उसमें क्या होता है, पता लगा उनका गलत की संख्या है उनकी 20 और सही की संख्या है 10। तो इसमें क्या हुआ, अब ये आपकी जो 3 प्रश्न पे एक सही प्रश्न कट जाएगा, ठीक है। अगर 21 है आपकी, मान लीजिए गलत प्रश्न, तो 7 प्रश्न आपके सही वाले कट जाएंगे। आपके सही प्रश्न कितने बचे, 3, यानी 3 दूनी 6 नंबर आपके आएंगे सिर्फ। तो इस बात का विशेष ध्यान रखें, अगर प्रश्न आपको आता है तो उसे करें। अगर कहीं संदेह है, मान लो कि आपके विकल्प 2 आपको पता है ये हो ही नहीं सकते, बाकी 2 में संदेह है, तो 50% के चांस रहते हैं हमारे प्रश्न सही होने के, तो आप उसे कर सकते हैं, ठीक है। एक सही होगा एक गलत होगा, तब भी आप फायदे में रहेंगे। अब चारों में से आपको यही अंदाजा नहीं लग रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो ऐसे प्रश्नों को हल ना करें। तो ये हमारा हो गया एग्जाम पैटर्न। अब हम बात करते हैं कि कितने नंबर तक हमें गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं कि गवर्नमेंट कॉलेज कितने नंबर तक मिलेगा। तो देखिए, आप तैयारी में लगे रहिएगा और मेहनत से तैयारी कीजिएगा। जितने ज़्यादा अच्छे मार्क्स आपके आएंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा, क्योंकि मेहनत कभी भी बेकार नहीं जाती है। फिर भी हम बताने का प्रयास करते हैं, जैसा कि हमारा अभी तक होता आया है, हर बार एंट्रेंस होता है, यूपी बीएड एंट्रेंस होता है, और कितने मार्क्स तक गवर्नमेंट कॉलेज मिलता है, राजकीय कॉलेज मिलता है। अब राजकीय कॉलेज का मतलब ये नहीं है आपके पास पड़ोस का मिल जाए या अच्छा कॉलेज आपको मिल जाए, लेकिन इतने मार्क्स तक आपको राजकीय कॉलेज पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं भी मिल सकता है, ठीक है। बाकी डिटेल में जब आपकी रैंक रिजल्ट आ जाएगा, परिणाम इसका घोषित हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, जब आपको रैंक मिल जाएगी तब आपको क्लियर बता दिया जाएगा कि हाँ इतनी रैंक तक आपको एडमिशन मिल जाएगा। अब हो सकता है बच्चे बहुत ज़्यादा तैयारी करने वाले हैं, बहुत अच्छे मार्क्स मिल आ जाएँ, तो कट ऑफ जो है उतनी ऊपर चली जाएगी। और अगर सारे बच्चे थोड़ा पेपर कठिन आ जाता है, पेपर का स्तर अगर कठिन होता है, तो फिर उसका जो कट ऑफ है वो नीचे आ जाता है। तो ये तो रिजल्ट आने के बाद ही क्लियर पता लगेगा। लेकिन अभी तक जो होता आया है उसमें हम देखते हैं कि अगर सामान्य वर्ग के आप कैंडिडेट हैं, तो अगर 240 नंबर हैं, 240 या इससे ऊपर नंबर आपके आते हैं, टोटल पेपर आपका कितने का है, 400 नंबर का है, 400 नंबर का है, 200 नंबर का फर्स्ट पेपर है, 200 नंबर का आपका सेकंड पेपर। हम अंकों की बात कर रहे हैं, प्रश्न की बात नहीं कर रहे हैं। तो टोटल आपका 400 नंबर का पेपर है, उसमें अगर आप 240 नंबर भी ले आते हैं, 240 प्लस नंबर ले आते हैं, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, ठीक है। यानी कि अभी तक जो कॉलेज मिला है 240 प्लस में ही मिला है। 250 के आसपास अगर आपके मार्क्स आते हैं, 250 के आसपास, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। इसके बाद अगर आप ओबीसी के कैंडिडेट हैं, तो ये मान के चलिए 230 प्लस मार्क्स आपके होने चाहिए, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल पाएगा। अगर ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट हैं तो आपको 235। ये मानो ये जो आपके मार्क्स हैं ये आपकी रैंक को ले जाएंगे 10,000 से 12,000 के बीच, 10,000 से 12,000 के बीच आपकी रैंक को ले जाएंगे। और अगर आपकी रैंक 10,000 से 12,000 के बीच आ जाती है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलने की पूरी संभावना है, यानी गवर्नमेंट कॉलेज आपको मिल जाएगा। ये रैंक पे डिपेंड करेगा, क्योंकि आपके जितने अच्छे मार्क्स होंगे रैंक आपकी उतनी ही कम होगी, ठीक है। जिसके सबसे अच्छे मार्क्स उसकी रैंक पहली होगी, उसके बाद में रैंक डाउन होती चली जाएगी। तो रैंक के बेस पे होता है, क्योंकि हमारे पास लगभग 10,000 गवर्नमेंट सीट्स हैं, तो उस 10,000 सीट्स पे 10,000 रैंक तक के एडमिशन मिलेंगे। रैंक हम ओपन रैंक की बात करते हैं, जो ओपन रैंक होती है, एक हमारी कैटेगरी रैंक होती है, दूसरी ओपन रैंक होती है। तो ओपन रैंक अगर मान लो ओबीसी में किसी की ओपन रैंक 10,000 है, तो हो सकता है उसकी कैटेगरी रैंक जो है 6,000 के आसपास हो, ठीक है, ऐसा हो सकता है। तो ओपन रैंक की हम बात कर रहे हैं, अगर 10,000 से 12,000 आपकी रैंक है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। किसमें, ओबीसी में, सामान्य वर्ग में और ईडब्ल्यूएस में। और अगर आप एससी या एसटी के कैंडिडेट हैं, तो आपके अगर 200 नंबर आ जाते हैं, यानी कि 400 में 200 नंबर आ जाते हैं, 50% भी आ जाता है, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। एसटी पे हो सकता है और नीचे भी चला जाए, 190 प्लस पे ही मिल जाए आपको एसटी में, लेकिन एससी में 200 नंबर या इसके आसपास आपके नंबर होंगे, तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। बाकी इसकी डिटेल जब आपका परिणाम घोषित हो जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा, तो इसकी सारी डिटेल रैंक के हिसाब से आपको बताई जाएगी। तो हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।